हेलो बच्चों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ, सहनशीलता। सहनशीलता उन व्यवहारों और मान्यताओं को स्वीकार करने की इच्छा है जो आपके अपने मन से काफी अलग है, भले ही आप उनसे सहमत हो या फिर आप उनसे असहमत हो। एक नेता के लिए सहनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और एक नेता को दोस्त और सहयोगी बनाने की जरूरत होती है। ये कहना कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, ये बात मामूली नहीं है। हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की तटीय रेखाओं तक फैले इलाकों और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, 120 से अधिक भाषाओं और 230 मातृभाषाओं और 2000 से अधिक जातीय समूहों के साथ 5 सहस्राब्दी पुराना इतिहास, भारत में विविधता जबरदस्त, विशाल और विस्मयकारी है जो सबको प्रभावित करती है। हालांकि इन आंकड़ों से भी अधिक महत्वपूर्ण वो एकजुटता है जिसके साथ हम भारतीय विभिन्न समुदायों, जातियों और राज्यों से आते हैं, एक साथ खुश रहते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। हर साल 16 नवंबर को विश्व स्तर पर सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन संस्कृतियों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देकर सहनशीलता को मजबूत करने का जश्न मनाते हैं। ये जश्न हर साल मनाया जाता है और सहनशीलता की बात करते हुए भले ही भारत के पास निश्चित रूप से मुद्दों और अपने कई झगड़े हैं, और इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि हम व्यक्तियों और समूहों के बीच मतभेदों के प्रति अभ्यास करते हैं। अब मैं एक ऐसे संगठन के बारे में बात करूंगा जहां दिव्यांग लोगों के लिए सहनशीलता और समावेशिता कार्यबल है। जनवरी 2009 में मुंबई में ध्रुव लाकड़ा द्वारा स्थापित मिरेकल कुरियर्स एक ऐसा संगठन है जो बहरे लोगों को काम पर रखता है। टीम में केवल 2 लड़कों के साथ शुरुआत करने के बाद अब उनके साथ काम करने के लिए 64 कर्मचारी हैं। मिरेकल के कर्मचारी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं और कुछ ने उत्पीड़न और आघात का अनुभव किया है, पर मिरेकल कुरियर्स में आने के बाद आज उन सब की जिंदगी बदल गई है। आज वो अपने परिवार में पैसे कमाने वाले सदस्य हैं, स्वतंत्र हैं और जो काम वो कर रहे हैं सब उसे पसंद करते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि इसके कारण दिव्यांगों की आत्म जागरूकता में बदलाव आया है। पहले उन्हें परिवार में बोझ के रूप में देखा जाता था, अब उन्हें अपने परिवारों के लिए रोटी कमाने वाले और योगदानकर्ता के रूप में देखा जाता है। विविध लोगों के प्रति सहनशीलता देश को आर्थिक रूप से बढ़ने में मदद करती है। एक और सुंदर कथा जो मैं अब आपको सुनाना चाहता हूं वो है दक्षिणी भारत की मानव पशु सहनशीलता की। 1999 से लेकर 2001 के बीच भारत में हाथियों और मनुष्यों के प्रति शून्य सहनशीलता थी। हाथियों का संघर्ष वास्तव में बहुत अधिक था। आनंद कुमार एक वन जीवन संरक्षणवादी, इन्होंने मोबाइल फोन का उपयोग करके मानव हाथी संघर्ष का एक दिलचस्प समाधान निकाला। आनंद के आविष्कार के प्रयोग के बाद मौतों की संख्या में बहुत कमी आई है। चलो अब बताता हूँ उन्होंने कैसे किया। दक्षिण भारत के वालपराई पठार में जिंदगी आसान नहीं है। लोग अब ये विशाल जंगली हाथियों से अचानक मुठभेड़ के आदि हो गए हैं। ऐसी अप्रत्याशित मुठभेड़ों से मनुष्य और जानवर दोनों ही अपनी सुरक्षा को लेकर डरते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश या जीवन की हानि हो सकती है। सदियों से घने जंगल में हाथियों का अस्तित्व रहा है। जैसे ही ये वर्षावन वृक्षारोपण में बदल गए, उसके बाद जानवरों के पास मानव क्षेत्र में घुसपैठ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि इंसान और जानवर दोनों के मूवमेंट को ट्रैक करना संभव नहीं है, इसीलिए पहले से तैयार रहना और दुर्घटनाओं से बचना बेहतर है। वन जीवन संरक्षणवादी आनंद कुमार इस संघर्ष का एक अभिनव समाधान लेकर आए, जहां वो साधारण मोबाइल फोन की मदद से कई लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे हैं। इसके बाद आनंद ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपना काम शुरू किया और 2 वन्यजीव संरक्षणवादियों के साथ मिलकर एक समाधान निकाला।
हाथी को ट्रैक करना और किसी भी संघर्ष से बचने के लिए लोगों को उसकी उपस्थिति के बारे में बताना महत्वपूर्ण था। उन्हें स्थानीय लोगों और सरकार की मदद से एक समाधान लागू करने में कामयाबी मिली, जहां टीवी पर हाथी के स्थान को एक मार्कर के रूप में दिखाया गया, जिससे लोगों को हाथी की उपस्थिति के बारे में जागरूक होने और अधिक सूचित तरीके से अपनी बाहरी गतिविधियों की योजना बनाने में मदद मिली। लेकिन उन लोगों का क्या जो सुबह से ही बाहर खेत में हैं? कुमार ने उनके लिए एक मोबाइल एसएमएस सेवा शुरू की, जहां उनको हाथियों की उपस्थिति के बारे में मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाता है, और ये टेक्स्ट मैसेज अंग्रेजी और तमिल दोनों भाषाओं में भेजे जाते हैं। और जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था या नेटवर्क एरिया से बाहर थे, तो उनके लिए लाइटें लगाई। जब भी 2 किलोमीटर के दायरे में कोई हाथी आता है तो ये लाइट्स चालू हो जाती हैं। ये लाइटें 3 पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से संचालित होती हैं। इनमें से एक नंबर कुमार की टीम का है और अन्य 2 नंबर निवासियों द्वारा चुने गए स्थानीय नागरिकों के हैं। 2002 में शुरू हुई ये मोबाइल सेवा 3000 मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं तक पहुंची है और अब तक बहुत लोगों की जान बची है। इस सेवा के शुरू होने से पहले तमिलनाडु के वालापारे पठार में हाथी मानव मुठभेड़ के कारण प्रतिवर्ष औसतन 3 मौतें दर्ज की जाती थी। इस योजना को उपयोग में लाने के बाद मरने वालों की औसत संख्या प्रतिवर्ष मात्र 1 रह गई है। क्षेत्र में अपनी कई वर्षों की सेवा में कुमार ने देखा है कि हाथियों और मनुष्यों दोनों में सहनशीलता का स्तर उच्च है और वे बिना उकसावे के एक दूसरे पर हमला नहीं करते। अगर घर के अंदर कोई है तो हाथी घर में प्रवेश नहीं करते। इसी तरह मनुष्य पहले हाथियों पर हमला नहीं करते। आमतौर पर वे अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और भाग जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये दोनों तभी से अस्तित्व में रह सकते हैं जब सही हस्तक्षेप किया जाए और लोगों को उचित तरीके से स्थिति से निपटने में सक्षम बनाया जाए। तो बच्चों, आज हमने सहनशीलता के बारे में बहुत कुछ सीखा है। जीवन में सहनशीलता सर्वोच्च गुणों में से एक है जो एक नेता में होनी चाहिए। आप सभी को बहुत अच्छे और सुखद समय की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हो।